बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक और ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो ये हमारे पास ऑर्गेनेल है जो कि फाउंड होता है यानी पाया जाता है ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा अगर इसकी कंपोजिशन हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें या इसकी कंपोजिशन देखें, इस ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर तो डायग्राम जो है ये लाजमी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे ही आपका पेपर जो है दूसरे लोगों के पेपरों से मुनफरिद नज़र आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, रोड लाइक शेप भी हो सकती है इसकी, यानी ऐसे रोड लाइक भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है। तो कोई स्पेसिफिक शेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं है। तो ये इसकी पहली मेम्ब्रेन है। ये डॉट लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि इस एरिया को मैं फिल कर रहा हूँ, और इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक बाहर वाली और एक जो है अंदर वाली। अब बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। इसी तरह जो अंदर वाली साइड पे मेम्ब्रेन है इसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल स्मूथ है। तो ये हमारे पास स्मूथ है अपीयरेंस में। लेकिन अगर देखा जाए इनर मेम्ब्रेन को, तो आप देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनफोल्डिंग्स हैं, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बल मौजूद हैं। अब इन बल्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ये जो बल है ना इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो बल है इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। और अगर सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे क्रिस्टा। सिंगुलर है तो इसे हम कहेंगे क्रिस्टा। इन फोल्डिंग्स का क्या फ़ायदा है हमें, ये जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग है, इसका क्या फ़ायदा है। तो आप अगर आपने किसी टूर पे जाना हो तो अपने बैग में ज़्यादा कपड़े भरने के लिए आप क्या करते हैं, उनको फोल्ड कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आ जाए। उसी तरह ये जो इनर मेम्ब्रेन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की, इसकी फोल्डिंग का भी यही मकसद है कि थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा मेम्ब्रेन आ जाए, ताकि सरफेस एरिया जो है हमारे पास मेम्ब्रेन का ज़्यादा हो जाए। तो इनर मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, ये इसके पास काफ़ी ज़्यादा इनफोल्डिंग्स हैं, जिन इनफोल्डिंग्स को हम क्या नाम दे रहे हैं,
क्रिस्टी, और अगर एक है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्रिस्ट है। उसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्रीन डॉट लगाए हैं, ये फ्लूइड को शो कर रहे हैं कि अंदर जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है तो इसीलिए इसे नाम देंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन। तो अगर ये सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन का ज़्यादा होगा तो रिएक्शन जो है हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा होंगे, उनके लिए सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन होगी उतने ज़्यादा रिएक्शन हमारे पास होंगे। तो अभी हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं जितना अभी हमने कवर किया है। तो स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास स्मूथ है, स्मूथ इन अपीयरेंस। और अगर हम देखें इसकी इनर मेम्ब्रेन को, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी, और अगर एक है तो हम कहेंगे क्रिस्टा। अब इन क्रिस्टी जो है इनका फ़ायदा क्या है कि इसकी वजह से सरफेस एरिया जो है ज़्यादा हो जाता है। इन्हांस द सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया? इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शन जो कि मेम्ब्रेन्स के ऊपर होते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा इसके अंदर रिएक्शंस होंगे। उसके अलावा अगर इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो इसके पास फ्लूइड भी है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी जो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे साल्ट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। यानी जो चीज़ की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होगी। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे रेड रेड डॉट हैं जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं, इन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स, ये F1 पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ATP बनाने में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं ATP की। तो हम जानते हैं कि ATP जो है ये एनर्जी करेंसी है सेल की, यानी सेल के अंदर एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह लेके जाना है तो वो ATP के मॉलिक्यूल्स लेके जाएंगे। तो ये सिंथेसाइज करवाते हैं ATP को। ये हमारे पास सिंथेसिस करवा रहे हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की, जो कि हाईली अनस्टेबल है। और ये क्या करता है कि कैरी करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। फ़र्ज़ करें मुझे इधर से एनर्जी सेल में इधर इस एरिया में चाहिए, तो ये क्या करेगा कि इस एरिया में आके उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ATP जो है ये एनर्जी जो है उसे कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये ATP बनवा कौन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया ही बना रहा है। उसकी मेम्ब्रेन पे F1 पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली ATP की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा पिछले सेशंस में कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो ये सर्कल जो है ये शो कर रहे हैं कार्बन को 5, और ये है हमारे पास 6। तो फार्मूला भी हम लिखते हैं
6H12O6 प्लस O2। तो रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो है टूट जाता है। इस टूटने के अमल को ही हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है टूट जाना। तो ग्लूकोज का टूट जाना उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होता है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है, जो कि 3 कार्बन वाले होते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बना देगा। इसे ही तो हम ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं, जो कि बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ये ले तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से हमारे पास 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन गए। इनको हम कहते हैं पायरुविक एसिड्स। पायरुविक एसिड इन मॉलिक्यूल्स का नाम है। अब यही पायरुविक एसिड फर्दर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये मूव करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और फर्दर इनके ऊपर रिएक्शंस किए जाएंगे, इनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी और मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस भी होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्टोर हाउस है सेल का, स्टोर हाउस ऑफ सेल। पुराने दौर में क्या होता था कि पूरे साल का जो राशन था एक अलहदा कमरे में रख लिया जाता था ताकि वो पूरे साल इस्तेमाल किया जा सके, और उसको हम कहते थे स्टोर हाउस। इसी तरह अब अगर हम दौरे हाल की एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे पास जो हमारे घर में अक्सर पड़ोले होते हैं जिसके अंदर हमने गंदम रखी होती है, गंदम स्टोर की होती है पूरे साल के लिए, तो वो हमारे लिए बेसिकली स्टोर हाउस का ही काम करते हैं। तो वो गंदम हम सारा साल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एटीपी जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, तो ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बनाने की वजह से ये हम कह सकते हैं कि सेल के पड़ोले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, स्टोर हाउस हैं किसके, सेल के। तो सेल को जब एनर्जी चाहिए होगी तो वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करेगा, हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। तो जिन सेल्स में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जैसे हम काम करते हैं जब ज़्यादा वर्क करें तो मसल्स जो हैं हमारे बेसिकली स्केलेटल मसल्स ज़्यादा काम करते हैं, तो उन मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है ज़्यादा होगी दूसरे सेल्स के मुकाबला में। तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, वहाँ पे अपने नंबर को ज़्यादा कर लेते हैं, इन्हांस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए जो है मिलता है ज़्यादातर रिजेम्बलेंस रखता है प्रोकैरियोटिक डीएनए से, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो है या बैक्टीरियल सेल जो है उससे ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। तो चूंकि इसके पास अपने प्रोकैरियोटिक डीएनए मौजूद, यानी डीएनए अपना मौजूद है जो कि ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है प्रोकैरियोटिक डीएनए से, तो इसका मतलब ये अपना आरएनए भी बनाएगा, अपनी कॉपीज़ भी बनाएगा। तो डीएनए से ये आरएनए बनाएगा अपनी कॉपी, और उसी आरएनए को रीड करके प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। जैसे हमने पिछले सेशंस में राइबोसोम वाले सेशन में देखा कि किस तरह से प्रोटीन बनती है आरएनए को रीड करके। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए ने आरएनए बनाया, इसका मतलब इसके पास अपना, चूँकि प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो इसके पास अपना आरएनए भी मौजूद होगा, और वो आरएनए जो है प्रोटीन भी बनाने में हेल्प करेगा। और इसके अब चूँकि प्रोटीन बन रही है तो उस आरएनए को रीड करने के लिए इसका अपना राइबोसोम भी होगा। तो हम जानते हैं, पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो है ये 2 चीज़ों के मिलने से बना है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के मिलने से। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके पास अपना डीएनए है जिसकी वजह से इसके पास अपना राइबोसोम होगा, वो राइबोसोम इसके आरएनए को रीड करेंगे और उसी आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनाई जाएंगी।
तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो कि इसको अपनी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, वो क्या करता है कि ये अपनी वो प्रोटीन्स खुद ही बनाता है, क्योंकि इसके पास उनको बनाने के लिए मालूमात मौजूद है किस में, इस सर्कुलर डीएनए के अंदर। और राइबोसोम भी ऑब्वियसली इसके पास अपने मौजूद होंगे, लेकिन ये फुली डिपेंडेंट जो है इस सर्कुलर डीएनए पे नहीं है। कुछ प्रोटीन्स के बनाने के लिए इसके अंदर मालूमात है, बाकी ये जो है डिपेंड करता है हमारे पास ये हमारे पास डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर फुली डिपेंड नहीं करता। कुछ मालूमात है कुछ प्रोटीन्स बनाने की इस डीएनए के अंदर, और बाकी जो डिपेंडेंस है इसकी वो डिपेंड करता है हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जहाँ पे ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की सेल को जहाँ पे ज़रूरत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेगा, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट खुद करवा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसी वजह से चूँकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो जब हम ये सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट पे हम कंपैरिजन करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और यूकैरियोटिक सेल वो है जिसके पास न्यूक्लियस अपना मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, मेम्ब्रेन बाउंड है, दो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, तो इसलिए ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा। अब इसकी फंक्शन भी अब हमने इसका देख लिया कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो अब इसकी साइड देख लेते हैं कि ये मौजूद कहाँ पे होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली वहाँ पे मौजूद होगा जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, और ये अपने आप को रेप्लिकेट भी करवा लेता है, यानी अपने जैसे ही दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया भी बनवा लेता है। तो एग्ज़ाम्पल अगर दें तो मसल सेल्स में क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे ये क्या करता है, अपने नंबर को इन्हांस कर लेगा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। और यहाँ पे ये जो रेड कलर में है ये हमारे पास F1 पार्टिकल्स है। यही F1 पार्टिकल जो है एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए बहुत ही अहम, हमारे सेल्स के लिए एक ऑर्गेनेल है, स्टोर हाउस है। तो उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आप तो आप कमेंट सेशन में जाके कर सकते हैं। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।